बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड वीडियो है वॉर्शल एल्गोरिथम की, उसी की कंटिन्यूटी है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि वॉर्शल एल्गोरिथम में हम ये एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि आपने जो भी नया मैट्रिक्स आप बनाएंगे, जिसको हम फिलहाल आर मैट्रिक्स कह रहे हैं, तो जो भी आपका नया मैट्रिक्स बनेगा, जैसे हम यहाँ पे थे तो R0 तो आप रिप्रेजेंट करके बनाएंगे डायरेक्ट एजेस से, तो R1 जो है उसमें K की वैल्यू 1 है, R2 जो है उसमें K की वैल्यू 2 है, सिमिलरली K3 है, सिमिलरली K जो है वो 4 है। तो जो भी आप नया मैट्रिक्स बनाएंगे आप पिछले मैट्रिक्स से बनाएंगे। सिंपल रूल दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि आपने जो नया मैट्रिक्स बनाना है जिसमें K की, जैसे फॉर एग्जाम्पल R1 है तो K की वैल्यू 1 है, तो एक तो आपने ये करना है कि जहाँ जहाँ आपके R0 में 1 थे वो तो आपने एज सच लिख देना है, क्योंकि जहाँ पे R0 के आई जे में 1 है वो आपने R1 के आई जे में भी, आई मीन रो एंड जे मीन कॉलम, वो आपने सारे 1 लिख देने। अब जहाँ जहाँ पे 0 हैं, ये बाकी आप यूँ समझें कि हो चुके हैं, तो एक एंट्री जो चेंज हुई है उसको बता देते हैं कि यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, रो 2 है, और जे की वैल्यू 3 है क्योंकि कॉलम जो है वो 3 है। तो 2 3 पे यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 कैसे आया है कि हमने आई जे पे अगर 0 हो तो हमने देखना है कि आई के पे अगर 1 है, आई के मीन आई 2 है और के की वैल्यू 1 है, तो हम देख रहे हैं कि 2 1 पे 1 है एंड के जे पे भी 1 हो। के क्या है 1 और जे क्या है 3, तो 1 3 पे भी 1 है। अगर दोनों जगह पे 1 हो, आई के पे भी 1 हो और के जे पे भी 1 हो, तो फिर हम अगले मैट्रिक्स की उस आई जे की एंट्री में 1 लगा सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे अगर k की वैल्यू 2 है तो ये हमारी 4th रो है, 4 और कॉलम क्या है 1, यानी 4 1 पे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 1 लगाए हुए, जबकि पिछले में 4 1 पे 0 था। तो हम देखते हैं कि ये कैसे आया है। तो हमने क्या देखना है कि 4 के पे भी 1 हो और के जे पे, आई के पे भी 1 हो और के जे पे भी 1 हो। आई हमारे पास क्या है 4 और के हमारे पास क्या है 2, तो हमने देखना है 4 2 पे 1 है तो 4 2 पे ये 1 है पीछे। ठीक है, तो 4 2 पे 1 है और के जे पे भी 1 हो, तो के क्या है 1, तो 1 और जे क्या है 2, और 1 1 2 पे भी आपके पास के की वैल्यू 2 है, आई के पे भी 1 हो, आई इज 4 एंड के इज 2, तो 4 2 पे भी यहाँ पे 1 है और के जे पे भी, के इज 2 एंड जे इज 1। आपका के 2 है और जे क्या है 1, तो आप देख रहे हैं कि 2 1 पे भी 1 है, यानी आई के पे भी 1 हो और के जे पे भी 1 हो, तो दोनों पे अगर 1 हो एंड, तो फिर आप नए मैट्रिक्स की आई जे की एंट्री पे 1 लगा सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे चले देख लेते हैं। ये आपके पास है यहाँ पे आर के की वैल्यू 4 है और ये इसकी 2 रो है और ये इसका 2 कॉलम है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पिछला जो मैट्रिक्स था जिसमें के की वैल्यू 3 थी उसमें 2 और 2 पे 0 था, तो यहाँ पे 2 और 2 पे 1 कैसे आया है। तो हमने ये देखना है कि आई के पिछले मैट्रिक्स में आई के पे भी 1 हो और के जे पे भी 1 हो। अब आई क्या है 2 और के क्या है 4, तो क्या 2 4 पे 1 है, 2 4, ये 2 रो और 4 कॉलम पे 1 है, और के जे पे भी 1 हो, के क्या है 4 और जे क्या है 2, तो क्या 4 2 पे भी 1 है, तो 4 2 पे भी 1 है, तो आई के पे भी 1 है, के जे पे भी 1 है, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स में आई जे की एंट्री पे क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। तो इट मीन के वॉर्शल एल्गोरिथम सिंप्लीफाई करता है कि आप जब भी नया मैट्रिक्स बनाएंगे आप k-1 पिछले मैट्रिक्स में देखेंगे, अगर वहाँ पे किसी रो कॉलम पे 1 है तब तो आप डायरेक्टली 1 लगा ही देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप देखेंगे अगर आई के पे भी 1 हो और के जे पे भी 1 हो तो फिर आप उस एंट्री में आप 1 लगा सकते हैं। ये यहाँ पे बताया हुआ है इसको कि अगर आई के पे भी 1 हो और के जे पे भी 1 हो तो इसका मतलब है कि आई और जे पे आप 1 लगा सकते हैं, यानी पाथ वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा उस नोड के तहत। हम यहाँ पे दोबारा एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर ग्राफ एक किया था, ये एक सेकंड ग्राफ है, डायग्राफ मीन डायरेक्टेड ग्राफ है। तो हम ये अगर इसको पहला जो एजेंसी मैट्रिक्स बनाए जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगेन डायरेक्ट एजेस, तो हमें नज़र आता है कि जितने सिर्फ हमें डायरेक्ट एजेस नज़र आ रहे हैं वही हमने शो किए हैं। ए से बी पे 1 है, सिमिलरली बी से डी पे 1 है क्योंकि बी से डी पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं और डी से ए पे भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट एजेस हो गए हमने जो एजेंसी मैट्रिक्स बनाया। और जब हम वॉर्शल एल्गोरिथम से लास्ट या ये भी हम कहाँ तक आर का मैट्रिक्स बनाएंगे
R4 तक, क्योंकि कितनी नोड्स हैं A B C एंड D। तो जब हम R4 बना लेते हैं उसको हम ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो वहाँ पे अब हमें ये नज़र आता है कि हमने किसी भी इंटरमीडिएट नोड को बीच में शामिल करें तो ये सारे पाथ हमें मिल सकते हैं। कैसे? हम A से A पे डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ 1 का मतलब है कि हम A से A पे दरमियान में किसी नोड के थ्रू आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम A से B पे जाएं, B से D पे जाएं और D से दोबारा कहाँ पे आए? A पे, तो हम जा सकते हैं। सिमिलरली ए से सी के नीचे डायरेक्ट एज नहीं था, 0 लिखा हुआ है, लेकिन अब ए से सी के नीचे 1 लिखा हुआ है। दैट मीन हम यहाँ ग्राफ से कैसे गए? ए से सी पे, हम ए से बी पे आए, बी से डी पे आए और डी से फिर कहाँ पे जाएं? सी पे जाएं। तो लास्ट में जो हमारा मैट्रिक्स आया है, ये दरमियान के अभी इसमें मेंशन नहीं है, वो हम नीचे जाके करेंगे। तो इसमें ये फाइनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि जब हमने ये हमारा जो पहला है ये R0 है। जब हमने R1 बनाया तो हमारे पास सिर्फ नोड A अवेलेबल थी। जब हमने R2 बनाया तो A और B दोनों अवेलेबल थी। जब हमने R3 बनाया तो A B C तीनों अवेलेबल थे। जब हमने R4 बनाया तो हमारे पास A B C के साथ D भी अवेलेबल थी। तो जो हमारे पास लास्ट में मैट्रिक्स आया है उसमें हमने हर नोड से हर नोड पे जो भी हमें पाथ मिल सकता था, किसी भी नोड को इंटरमीडिएट किए करके वो हमने यहाँ पे बनाया है। और ये हमें जो फाइनली है, अगर हम पाथ मैट्रिक्स को रिकॉल करें तो हमें ये पता चलता है कि ये वाला ग्राफ जो है ये स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 जो है वो 0 एंट्रीज मिल रही हैं। हम वर्चुअल एल्गोरिथम को मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई या एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी हमने इसको किया है कि आप जो भी नया आर मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी रो और कॉलम पे आप 1 लिखेंगे अगर उसके पिछले रो और कॉलम, मैट्रिक्स के पिछले रो और कॉलम पे 1 है, और अगर नहीं है तो उसमें अगर आई के पे 1 है एंड के जे पे 1 है तो फिर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर हम इसको एलेबोरेट करके लिखें तो रूल 1 क्या कहता है कि इफ एन एलिमेंट इन रो आई एंड कॉलम जे इज 1 in RK-1 matrix, it will remain 1 in the next matrix, that is RK। ठीक है, अगर K2 है तो हम R1 में देखेंगे, अगर K3 है तो R3 के लिए हम R2 में देखेंगे, और इस तरह से यानी हर नया मैट्रिक्स आपके पिछले मैट्रिक्स से बनेगा। और सेकंड रूल क्या था कि इफ एन एलिमेंट इन रो I एंड कॉलम J इज 0 in the previous matrix, it has to be changed to 1 in the next matrix if and only if the element in its row I and column K and the element in column J and row K, यानी I K पे भी 1 हो और J K पे both are if 1 in the previous matrix, तो आप नए मैट्रिक्स में उस रो और कॉलम पे 1 लिख सकते हैं। इसको ग्राफिकली भी बता दिया गया है कि आपके पास यहाँ पे जो I और J था, ये प्रीवियस कोई मैट्रिक्स था तो इसमें I और J के नीचे 0 था, लेकिन नेक्स्ट में ये I और J के नीचे 1 किस तरह आया है? क्योंकि I K पे भी 1 था और K J पे भी 1 था, तो दोनों 1 ने ये बता दिया कि जो नया मैट्रिक्स की I और J रो है वहाँ पे एंट्री है, वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रूल फॉर चेंजिंग 0 इन वर्चुअल एल्गोरिथम। अब ये कंप्लीट एग्जांपल है जिसको हम देख सकते हैं। ये वही ग्राफ जो हम ऊपर करके आए हैं, ये तो आपका R0 है, यानी इसका क्या मतलब है? दिस रिफ्लेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पाथ विद नो इंटरमीडिएट वर्टिसेस, यानी आपने सिर्फ डायरेक्ट एजेस शो किए हैं। और R1 में आपने क्या, आपको A नोड मिल गई थी, 1 नोड, जो A नोड है ना वो आपको मिल गई है। तो आपने इसमें क्या लिखा है? 1 रिफ्लेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पाथ विद इंटरमीडिएट वर्टिसेस नंबर नॉट हायर देन 1 या जहाँ, या A को आप 1 भी कह सकते हैं, B को आप 2 भी कह सकते हैं, C को आप 3 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा है, दैट मीन आप ए नोड की बात करें। ठीक है, दैट इज जस्ट वर्टेक्स अ न्यू पाथ फ्रॉम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी वाली नई एंट्री हमारे पास आई है। हम ये देखते हैं कि डी और बी के नीचे यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, इसका मतलब है डी और बी के डायरेक्ट एज एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अगर हम हमारे पास यहाँ R1 में A नोड अवेलेबल हो गई है तो हम A नोड को अगर बीच में शामिल करें तो हम D से B पे जा सकते हैं। कैसे? कि हम D से A पे जाएं और A से फिर कहाँ पे जाएं? B पे जाएं। सिमिलरली जब हम R2 बनाएंगे तो आपके पास A नोड के साथ B नोड भी अवेलेबल है। अब आप A और B दोनों यूज कर सकते हैं। सो दैट नॉट हायर देन 2 मीन A एंड B अब आपके पास दोनों अवेलेबल है। यहाँ हम कोई चेंज एंट्री देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ A से D पे 0 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ A से D के नीचे 1 लिखा हुआ है। दैट मीन हम A से D पे जा सकते हैं, हमारे पास A और B अवेलेबल हैं। तो हम A से D पे कैसे गए कि हम
ए से बी पे गए और बी से फिर कहाँ पे गए, हम डी पे गए। तो हमने बी नोड बीच में, ए वैसे ही आ गई है और बी जो है वो हमने बीच में इंक्लूड कर लिया है। सिमिलरली अगर हम जब हम R3 बनाएंगे तो आपके पास ए नोड भी अवेलेबल है, बी नोड भी अवेलेबल है, सी नोड भी अवेलेबल, तीनों में से तीनों नोड्स को, तीनों को यूज़ करें, दो को करें, एक को करें, तीनों अवेलेबल है, तो आप पाथ जो है में जीरो एंट्री जो पिछले मैट्रिक्स में थी उसको 1 बना सकते हैं। अगर हम R4 बनाएंगे तब आपके पास डी नोड भी अवेलेबल है, दैट यू हैव अवेलेबल ए बी सी एंड डी। तो हम एक एंट्री करके, मैंने पिछले में भी आपको बताया था, एक और एंट्री यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है कि बी और ए के नीचे जीरो है, यानी बी और ए पे पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अब हम नोड डी को भी बीच में शामिल कर लें तो बी और ए के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो कैसे हम बी से ए पे जाएंगे, डी को यूज़ करके, कि आप बी से डी पे जाएंगे और डी से पे जाएंगे ए पे। तो आपने बीच में कौन सी नोड शामिल कर ली, डी। जब तक डी अवेलेबल नहीं थी आप सी के साथ नहीं जा सकते थे, लेकिन अब आपको डी भी अवेलेबल है तो आप पहले बी से डी पे गए और डी से फिर आप कहाँ पे चले गए, ए पे चले गए। तो इस तरीके से एक एक मैट्रिक्स में आपको एक एक नोड जो है वो अवेलेबल हो जाती है, और फार्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर हम उसका एल्गोरिथम लिखें वॉर्शल एल्गोरिथम का, तो सिंपली आपके 3 लूप्स हैं, क्योंकि आपका के जो है वो आउटर मोस्ट इसलिए है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो के, ठीक है। तो जब आप पहला मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो रो और कॉलम के ये 2 लूप्स लगे हैं, और हर रो के लिए आप पहले कॉलम्स फिल करेंगे। तो आप सिंपल आपने क्या लगाना है कि अगर जब आप आर के बना रहे हैं तो अगर आर के -1 पे उस आई जे पे 1 है तो आप उधर भी 1 लगाएंगे, और अगर नहीं है और, तो अगर पिछले वाले में आई के पे 1 है एंड के जे पे 1 है तो फिर आप 1। तो सिंपल एक जो है ना आपने ये इसके रूल की 2 इक्वेशन लगानी है। और इसकी टाइम एफिशिएंसी क्यों n क्यूब है, क्योंकि आपके 3 लूप्स लगे हुए हैं। ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे टाइम कैपेसिटी, लेकिन फिलहाल का मतलब है ये लूप भी n टाइम चल रहा है, ये लूप भी n टाइम चल रहा है, ये लूप भी, तो ये n क्यूब, इसकी टाइम एफिशिएंसी n क्यूब है। एंड दैट इज़, अगर हम टाइम एफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो ये कोई एक ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा, क्योंकि एन क्यूब मीन के ये काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ये कंज्यूम करेगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द पाथ मैट्रिक्स जिसमें कि आपकी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इन्वॉल्व थी, उससे ये फिर भी निस्बतन बेहतर है। तो वॉर्शल एल्गोरिथम एक सेकंड तरीका है जिससे हम किसी ग्राफ की स्ट्रांगली कनेक्ट होने का या वीकली कनेक्ट होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पाथ मैट्रिक्स और वॉर्शल एल्गोरिथम एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। थैंक यू।